जय हिंद। मैं नितेश श्रीवास्तव सिद्धि क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको ऐसे मुद्दे की जानकारी देना चाहता हूं जो हर चौथे पांचवें पेपर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन उससे आते रहते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में। ग्रीन हाउस प्रभाव, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब होता है हरितगृह प्रभाव। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे ही शहरीकरण बढ़ रहा है और औद्योगिकरण बढ़ रहा है। उद्योगों के विकास के द्वारा प्रदूषण भी फैलता जा रहा है, दिन रात चिमनियाँ धधकती ही रहती हैं और उसके द्वारा प्रदूषण आसमान में फैलता ही रहता है, जो कई प्रकार से पृथ्वी का तापमान बढ़ा रहा है। तो हम बात करने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस या हरितगृह प्रभाव के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम हरितगृह प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे, आखिर ये कैसे कार्य करता है और कैसे ये होता है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी चारों तरफ से एक वातावरण से घिरी हुई है। चारों तरफ से एक वातावरण से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। ये क्या है? वायुमंडल। तो हमारी पृथ्वी जो है चारों तरफ से घिरी हुई है वायुमंडल से, और इस वायुमंडल में गैस जो होती है सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन है, लेकिन हम नाइट्रोजन की बात नहीं करेंगे, हमें बात करनी है ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, मतलब CO2 की बात करेंगे। ये 0.03% वायुमंडल में पाई जाती है। कितना? 0.03%। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने वायुमंडल में नाइट्रोजन का जिक्र क्यों नहीं किया है। तो इसलिए नहीं किया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जो जिम्मेदार गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब देखिए ये प्रभाव कैसे पड़ता है और ये प्रभाव कैसे पड़ेगा उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सूर्य जो है, सूर्य से जो प्रकाश आता है वो लघु तरंगों के रूप में आता है। किन तरंगों के रूप में आता है? लघु तरंगों के रूप में। कैसी तरंगे हैं ये? लघु तरंग। तो सूर्य से जो किरणें आती हैं ताप के लिए आती हैं, गर्मी के रूप में आती हैं, जो अवरक्त किरणों के रूप में होती हैं, ये लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर आती हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में, ये लघु तरंगों को तो आने देती है। क्या करती है? लघु तरंगों को तो आने दे रही है, लेकिन इन किरणों के द्वारा जब पृथ्वी गर्म होती है, पृथ्वी से दीर्घ तरंगें निकलती। कैसे निकलती हैं? कैसी तरंगे हैं ये? दीर्घ तरंगे। दीर्घ तरंगे। दीर्घ तरंगे। तो CO2 क्या करती है? इन दीर्घ तरंगों को वायुमंडल के बाहर जाने नहीं देती है। कहने का मतलब ये कि सूर्य से जो प्रकाश या जो ताप के रूप में किरणें आती हैं वो लघु तरंगों के रूप में होती हैं। उनके लिए वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है? पारगम्य है, मतलब सूर्य से आने वाली लघु तरंगों को ये पृथ्वी तक आने देती है। लेकिन जब पृथ्वी गर्म हो जाती है इससे, मतलब पृथ्वी जब गर्म होगी इससे, तो पृथ्वी से जो हीटनेस निकलती है वो दीर्घ तरंगों के रूप में होती है, और जब वो वायुमंडल के बाहर जाने की कोशिश करती है तो उसे कौन रोक लेता है? उसे रोक लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब सीधी सी बात है, वायुमंडल में अगर गर्मी है तो वायुमंडल को गर्म करेगी। वायुमंडल जब गर्म होगा तो उसी का परिणाम होता है जिसे कहा जाता है ग्रीन हाउस
प्रभाव क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित ग्रह प्रभाव। हरित ग्रह प्रभाव। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो कैसे कार्य करता है। सूर्य से लघु तरंगें आती हैं जिनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में वो पारगम्य है, मतलब उन्हें आने देती है, लेकिन पृथ्वी से जो हीटनेस निकलती है दीर्घ तरंगों के रूप में वो वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती हैं। और इसीलिए ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे जिम्मेदार जो हमारी गैस बनती है वो कौन सा नाम होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं ये जिम्मेदार गैसें कौन सी हैं इसके लिए। जिम्मेदार गैस, देखिए सबसे पहला नाम जो आपको याद रखना पड़ेगा वो किसका होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। सबसे पहला नाम किसका याद रखने पड़ेगा आपको? कार्बन डाइऑक्साइड का। दूसरे में आपको मीथेन का नाम याद रखना पड़ेगा, CH4। तीसरे में आपको याद रखना पड़ेगा N2O, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। नंबर 4 आपको SO2 याद रखना पड़ेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। और नंबर 5 में आपको याद रखना पड़ेगा जल वाष्प। क्या याद रखना पड़ेगा? जल वाष्प। तो हमें ये पता चला कि पृथ्वी गर्म हो जाती है और उससे किरणें निकलती हैं और वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती हैं, जिसका परिणाम ये है कि वो पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कहा है कि 2050-60 तक समुद्र के किनारे कुछ बसे हुए शहर डूब जाएंगे अगर ऐसे ही गैसों का उत्सर्जन होता रहा। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो जिम्मेदार गैसें हैं वो कौन कौन सी हैं वो आपके सामने है। कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड और SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, पांचवा जल वाष्प। तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कुछ बात करूं, आप पॉइंट नोट करते रहिएगा, पेन को हाथों में रखिएगा, नोट करते रहिएगा। तो सबसे पहले पॉइंट याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से कि पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करेंगे? तो आपका आंसर होगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया में 4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। क्वेश्चन आपसे करेगा कि श्वसन क्रिया में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, तो आपका आंसर क्या होगा? 4%। श्वसन क्रिया के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझा दूं कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांसों के साथ 78% नाइट्रोजन जाती है, क्या? N2, और ऑक्सीजन जाती 21% और CO2 0.03%। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये नाइट्रोजन पूरी वापस आ जाती है, ऑक्सीजन 70% वापस आती है, और यही ऑक्सीजन जो 4% प्रयोग हो गई है, देखिए यहीं पे ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर आ जाती है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि आपसे क्वेश्चन करें श्वसन क्रिया में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, तो आपका आंसर क्या होगा? 4%।
कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे जो होते हैं भोजन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, श्वसन क्रिया में 4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। अच्छा, आप लोगों ने चूना देखा होगा। चूने को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसका पानी दूधिया दिखने लगता है। तो चूना का जो पानी होता है का पानी दूधिया क्यों दिखेगा? तो भी आपका आंसर होगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। चूने का पानी दूधिया क्यों दिखेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अग्निशामक यंत्र। क्वेश्चन अगर करता है अग्निशामक यंत्रों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो भी आपका आंसर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, श्वसन क्रिया में 4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। वहीं चूने का पानी दूधिया दिखता है, क्यों दिखता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दिखता है। अग्निशामक यंत्रों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो भी आपका आंसर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। सोडा वाटर। सोडा वाटर जो होता है, अगर क्वेश्चन आता है कि सोडा वाटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसमें? सोडा वाटर में। अगला पॉइंट, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। किसको? ठोस। CO2 को क्या कहेंगे? शुष्क बर्फ कहा जाएगा। किसे? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड से हमें कितने पॉइंट याद रखने हैं? कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, श्वसन क्रिया में 4% कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है। चूने का पानी दूधिया दिखता है, तो क्यों दिखता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दिखता है। अग्निशामक यंत्रों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो भी आपका आंसर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। वहीं सोडा वाटर में कौन सी गैस का प्रयोग होता है, तो भी आपका आंसर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। वहीं आपसे कहे कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। किण्वन। किण्वन की बात करें, क्वेश्चन अगर कह रहे आपसे कि किण्वन या फर्मेंटेशन जो होता है वो कौन सी गैस के कारण होता है, तो भी आपका आंसर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। किण्वन या फर्मेंटेशन में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। या ऐसे कहते किण्वन या फर्मेंटेशन के जो क्रिया होती है उसमें कौन सी गैस निकलती है, तो भी आपका आंसर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। पॉइंट को नोट करते रहिएगा, एक्स्ट्रा जानकारी जो भी मिले। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे मीथेन के बारे में, CH4 के बारे में। CH4 देखिए, मीथेन से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीथेन से आने वाले भी क्वेश्चन जो भी हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो मीथेन से जो आने वाले क्वेश्चन होंगे, इसे पहले कहेगा मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस किसे कहेंगे? आपका आंसर बनेगा मीथेन को। मार्स गैस किसे कहा जाएगा? मीथेन को कहा जाएगा। नम अग्नि। नम अग्नि किसे कहा जाएगा, तो भी आपका आंसर बनेगा मीथेन को ही कहा जाएगा। कोयले की खान में विस्फोट,
ये बहुत क्वेश्चन पूछा था, ध्यान रखिएगा। कोयले की खदान में या खान में जो विस्फोट होता है कौन सी गैस के कारण होता है, तो भी आपका आंसर क्या बनेगा, मीथेन ही बनेगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बहुत ही खतरनाक सा, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो भी आपका आंसर क्या बनेगा, मीथेन। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन। जानवर जब जुगाली करते हैं तो कौन सी गैस का विसरण होता है, तो जानवर जब जुगाली करते हैं तो कौन सी गैस का विसरण होता है। जानवर तो आप लोगों ने देखे होंगे, कुछ जानवर ऐसे होते खाना खा के पेट में भर लेते, फिर अकेले बैठे बैठे ऐसे ऐसे चबाते रहते, जैसे हम लोग चिंगम चबाते हैं, तो उनके मुंह से झाग निकलता हुआ आप लोगों ने देखा होगा। तो वहां से क्या होता है, मीथेन गैस निकलती है। विसरण का नियम जो होता है, विसरण का मतलब होता है फैलाव। विसरण जो होता है इसका मतलब होता है फैलाव, और ये विसरण का नियम दिया गया था ग्राहम के द्वारा। विसरण का मतलब ये होता है जैसे कहीं पे किसी के यहाँ दाल छौंकी गई और आपके नाक तक महक आ गई और आप कह रहे हो बहुत बढ़िया दाल छौंकी गई, या फलाने जगह पे अंडे की आमलेट बन रही है और आपको महक आपके नाक तक पहुंची और ये उड़कर के जो महक आई, यही विसरण होता है। तो विसरण का नियम दिया गया था ग्राहम के द्वारा। वहीं जानवर जब जुगाली करते हैं तो कौन सी गैस का विसरण होता है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, मीथेन। तो मीथेन को क्या कहा जाता है, मार्स गैस कहा जाता है, नम अग्नि कहा जाता है। कोयले की खदान में जो विस्फोट होते हैं वो कौन सी गैस के कारण होते हैं, मीथेन के कारण होते हैं। जानवर जब जुगाली करते हैं तो कौन सी गैस का विसरण करते हैं, तो आपका आंसर क्या बनेगा, मीथेन ही बनेगा। अब SO2 की बात करने वाले थे हम। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है, ये औद्योगिक कारखानों से निकलती है और उसके बाद में जब वायुमंडल में पहुंच जाती है, मतलब वायुमंडल में जब जाएगी तो वहाँ जो जलवाष्प होते हैं, जलवाष्प का मतलब पानी की छोटी छोटी सी बूंदें, तो ये CO2 क्या करता है, जलवाष्प से जब मिलता है उसके बाद बन जाता है H2SO4। क्या बन जाता है ये, इससे मिलने के बाद में क्या बन गया ये, H2SO4। H2SO4 के बारे में हम जानते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल है ये। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो SO2 जो है क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये जब वायुमंडल में पहुंचता है और जलवाष्प से मिल जाता है, किससे मिल जाता है, जलवाष्प से, फिर उसके बाद बदल जाता है किसमें, सल्फ्यूरिक अम्ल में, H2SO4 में तब्दील हो जाता है। फिर यही वर्षा के साथ में गिरने लगता है। बारिश अगर हो गई तो बारिश में ऐसे से गिर जाएगा, और इसी को क्या कहा जाता है, अम्ल वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अम्ल वर्षा कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि अम्ल वर्षा जो होती है वो तभी कही जाती है जब उसका pH मान होगा 5.6 से नीचे। कितना pH हो, 5.6 के नीचे, मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना हो, 5.6 से नीचे जब होगा
किसी वर्षा का, तब उसे क्या माना जाएगा? अम्ल वर्षा माना जाएगा। तो जब ये अम्लीय वर्षा होती है तो उसका प्रभाव जानते हैं क्या पड़ता है? पत्थरों का क्षरण होने लगता है, पत्थरों का क्षरण, पत्थरों का क्षरण होने लगता है, जिसको क्वेश्चन कहता है स्टोन कैंसर। क्या कह देता है? स्टोन कैंसर, स्टोन कैंसर। तो क्वेश्चन आपसे अगर करता है कि स्टोन कैंसर क्यों होता है, उसका कारण क्या होता है? अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा के कारण ही स्टोन कैंसर होता है। जैसे कि ताजमहल का रंग काला पड़ता जा रहा है, तो क्यों पड़ता जा रहा है? मतलब रिफाइनरी से जो औद्योगिक पदार्थ उड़ते हैं और वही SO2 और फिर सल्फ्यूरिक अम्ल में तब्दील हो जाते हैं। ताजमहल की मान लीजिए उधर बरसे हैं तो ताजमहल का रंग तो काला पड़ेगा ही, संगमरमर को नुकसान तो पहुंचेगा ही। ऐसे ही जब ये नुकसान पहुंचता है तो इसे क्या कहा जाता है? स्टोन कैंसर कहा जाता है। तो SO2 गैस को एक और नाम से जाना जाता है क्रैकिंग गैस, क्रैकिंग गैस इसे ही कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। क्यों कहा जाता है उसका एग्जांपल आपके सामने है, क्योंकि स्टोन कैंसर किसके द्वारा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल किसके द्वारा बन रहा था? SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा बन रहा था। उसके बाद मैं बात करूं N2O, N2O, N2O को लाफिंग गैस कहते हैं, लाफिंग गैस। लाफिंग से मतलब समझ गए होंगे, हंसाने वाली गैस की बात होने वाली है, हंसाने वाली गैस। हंसाने वाली गैस। इसको देख के तो और हंसी आ रही होगी आपको। अच्छा है, हंसते रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए और जो लक्ष्य बनाए हो उसके बारे में सोचते रहना चाहिए और जूझते भी रहना चाहिए। तो N2O को क्या कहा गया है? लाफिंग गैस कहा गया है। मतलब हंसाने वाली गैस कहेंगे किसे? नाइट्रस ऑक्साइड। इसको कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। तो हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस किसे कहा जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। सूत्र क्या होगा? N2O। लाफिंग गैस का प्रयोग अधिकतर दांत के डॉक्टर करते हैं। बच्चे होते हैं ना, जब दांतों में दिक्कत आती है तो वहां जाके मुंह ही नहीं खोलते हैं, तो उनके लिए प्रयोग किया जाता है ये लाफिंग गैस N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। बच्चों से कहेंगे और थोड़ा सा सेंट डाल देते हैं उनके पास, जैसे इसको करेंगे थोड़ी देर के बाद वो हंसने लगेंगे, जहाँ से तो उनका मुंह ऐसा ऐसा करके खोल लिया, और उनके जो भी तकलीफ हो उनके डॉक्टर को इसके बारे में पता चल जाता है। ध्यान रखेंगे, लाफिंग गैस किसे कहा जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाएगा। जलवाष्प के बारे में बात करें, जलवाष्प, जलवाष्प। तो जलवाष्प जो है वायुमंडल में 4 से 5% है। कितना? 4 से 5%। वायुमंडल में है कितना? 4 से 5%। जलवाष्प जो है उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी का कंबल कहा जाता है। क्या कहते हैं? पृथ्वी का कंबल कहा जाता है। क्या कहेंगे? पृथ्वी का कंबल। वहीं अगर कहें पृथ्वी का छाता तो क्या होगा? तो आपका आंसर बनता है ओजोन। एक्स्ट्रा जानकारी है, बहुत काम आएंगी आपके, और धीरे धीरे ऐसे ही हम सारी चीजों को पढ़ते रहेंगे जोड़ के। पृथ्वी का कंबल किसे कहेंगे? जलवाष्प को कहेंगे। वायुमंडल में है कितना? 4 से 5% है। वहीं पृथ्वी का छाता किसे कहा जाता है? ओजोन परत को कहते हैं, ओजोन को कहा जाता है। वहीं पृथ्वी का सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच नहीं, सुरक्षा वाल, सुरक्षा वाल, सुरक्षा कवच यहाँ कह सकता है, छाता की जगह पे कह देगा पृथ्वी का सुरक्षा कवच।
ऐसे ही पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है किसे? ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी। तो पृथ्वी का कंबल जलवाष्प होगा, पृथ्वी का छाता क्या होगा या सुरक्षा कवच क्या होगा? ओजोन होगा। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व क्या होगा? ज्वालामुखी होगा। पृथ्वी की किडनी किसे कहेंगे? पृथ्वी की किडनी अगर कहता है तो आपका आंसर बनेगा आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि जो होती हैं उन्हें पृथ्वी की किडनी कहा जाता है। वहीं पृथ्वी का फेफड़ा कह दे, पृथ्वी का फेफड़ा, तो पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन वर्षा वनों को। अमेजन वर्षा वन, इनको क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। पृथ्वी की किडनी किसे कहेंगे? आर्द्रभूमि को कहेंगे। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहेंगे? ज्वालामुखी को कहेंगे। वही पृथ्वी का कंबल किसे कहेंगे? तो जलवाष्प को कहा जाएगा। तो अभी तक हमने ये जाना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है और उसके लिए जिम्मेदार गैसें कौन सी हैं। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे अधिक जो उत्सर्जन होता है ग्रीन हाउस गैसों का वो कौन से देश में होता है। सर्वाधिक उत्पादक देश का CO2 का, मतलब ग्रीन हाउस गैसें जो है सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो आपका आंसर बनेगा, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है और वो देश कौन सा है, तो आपका आंसर अगर आपके दिमाग में चीन आ रहा है तो बहुत अच्छी बात। चीन। कार्बन डाइऑक्साइड में सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, या ग्रीन हाउस जो गैसें उनके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन देश जो है वो कौन सा होगा? तो वो आपका चीन होगा। वहीं क्वेश्चन को अगर कह दे प्रति व्यक्ति का सर्वाधिक उत्पादन कौन से देश में होता है, तो आपका आंसर होगा USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो विश्व में सबसे अधिक CO2 का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो आंसर होगा चीन। वहीं प्रति व्यक्ति की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ग्रीन हाउस प्रभाव से निपटने के लिए एक समझौता हुआ था, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत ही क्वेश्चन को पूछा जाता है, इसका नाम है क्वेटो समझौता। क्वेटो समझौता। ये क्वेटो समझौता जो हुआ वो हुआ 1985 में। कब हुआ था? 1985 में। कहाँ हुआ था? जापान। ये जापान में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव से निपटने के लिए कौन सा समझौता किया गया है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? 1985 में किया गया है। कौन सा समझौता? क्वेटो समझौता, जो भी कब हुआ? 1985 में। कहाँ? जापान। जापान की राजधानी टोक्यो आप जानते होंगे, और जापान का हिरोशिमा और नागासाकी भी अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने आज ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में जाना है। इस वीडियो को आप देखेंगे और
अच्छा लगेगा आप लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, जो भी आपको समझ में आया हो हमें कमेंट करें, मैं आपका जवाब देने के लिए तत्पर रहूँगा। तब तक इसको देखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।